हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज। आज के सेशन में हम लोग गाइस आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन गेट को विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए प्रीवियस ईयर के टेक्निकल क्वेश्चंस को एनालिसिस करने वाले गए। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियसली क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। जो जीएससीसीएल की एग्जामिनेशन थी गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन 5 जनवरी 2022 को शिफ्ट था उसका 12:30 से लेके 2:30 बजे के बीच में जो पेपर हुआ था गाइस, इसमें आपको 60 क्वेश्चन जो थे वो टेक्निकल के पूछे गए थे। आज ही हम लोग उसको डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं और उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले। आपका जो गेटको का एग्जामिनेशन है गाइस, आपको इस साल से 2024 में टीयर 1 और टीयर 2 के आपको 2 पैटर्न में एग्जामिनेशन देने को मिल रही है। आई होप अपने टीयर 1 का एग्जामिनेशन काफी अच्छी तरीके से कंडक्ट कर लिया होगा, अपियर कर लिया होगा। अभी जो आपको टीयर 2 की एग्जामिनेशन आने वाली है उसको प्रिपेयर करना रहेगा, जहां पे आपको 100 क्वेश्चन टेक्निकल के रहते हैं। क्लियर है? तो आज हम लोग इसी तरीके से गेटको वीएस जेईई के लिए इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम लोग एनालाइज करने वाले और देखेंगे किस तरीके से लेवल था क्वेश्चन का, कहां से क्वेश्चन पूछे गए थे। सेशन को शुरू करने से पहले बताना चाहता हूं कि अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हो तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल को क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना है, सो दैट आपको हर इंपॉर्टेंट अपडेट जो है एग्जाम ओरिएंटेड अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आपने प्रीवियस ईयर 19 फरवरी 2023 का जो जीएससीसीएल विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर का इलेक्ट्रिकल का पेपर अगर आपने नहीं देखा होगा तो इसको जाके यूट्यूब पे आप वॉच कर सकते हो। अगर आपको कंप्लीट सिलेबस जानना होगा तो ऑफिशियल सिलेबस का जो वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है। साथ ही साथ आपको मैं सिलेबस के साथ आपको टीयर 2 का एग्जाम पैटर्न मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसमें आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कंप्लीट 100 क्वेश्चन आपको 100 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाले हैं। ये है आपका टीयर 2 का 2024 का एग्जामिनेशन पैटर्न। ठीक है, इसमें 1/4 नेगेटिव भी है, ये आपको पता ही होगा, नोटिफिकेशन में ऑलरेडी उन्होंने मेंशन करके रखा था। साथ ही साथ इसका जो सिलेबस है गाइस आपको 2 पेजेस में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, जिसमें हम लोग कहेंगे कि जो 70% सिलेबस है गाइस, ठीक है, 70 to 75% सिलेबस है वो आपका फंडामेंटल जो कोर सिलेबस है इलेक्ट्रिकल का, ठीक है, वो आपको पूछा गया। एंड रेस्ट 30% जो सिलेबस है गाइस वो आपको एडिशनल टॉपिक्स में आपको पूछा गया, जिस तरीके से हमारे पास रोल ऑफ आईटी एप्लीकेशन हो गया, ठीक है, स्काडा है, उसके बाद में वर्किंग प्रिंसिपल एंड कंपोनेंट्स ऑफ वेरियस पावर प्लांट, ये तो हमारे कोर में आता है। उसके बाद में आता है गाइस हमारा ऑप्टिकल फाइबर पीएलसीसी, ठीक है, लोड ग्रिज मैनेजमेंट, राइट। उसके बाद में प्रेजेंट सिनेरियो इन द पावर सेक्टर इन इंडिया, एनर्जी स्टोरेज टेक्निक्स। ओके, इस तरीके से जो है आपको कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी आपको इस सिलेबस में मेंशन किए गए। ये कंप्लीट टीयर 2 का ऑफिशियल सिलेबस है इस गेटको द्वारा रिलीज किया गया, इसको आपको पढ़ना रहेगा, सो दैट अगर आपको टीयर 2 के एग्जामिनेशन क्लियर करने लगे तो ये आपको सिलेबस फॉलो करना होगा। ओके, तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा गाइस। और अगर आप चाहते हो कि इस सिलेबस को अच्छी तरीके से पढ़ना है तो आप हमारे टीयर 2 के एक डेडिकेटेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो गाइस। ठीक है, कंप्लीट इलेक्ट्रिकल का कोर्स है, ब्रीफ थ्योरी, क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट हमने इसके अंदर पढ़ा है, स्पेशल टेबल्स और चार्ट के साथ में। और डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप है, आपको ऑलरेडी पता होगा जिन लोगों ने इसको ज्वाइन करके रखा है विद्युत सहायक जेईई के लिए। ठीक है, हमने डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी बना के रखा है। ठीक है, तो आप इसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ये काफी इंट्रोडक्टरी प्राइस हमने लॉन्च किया, कुछ ही दिनों में ये प्राइस ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमारे पास 500 रुपीज वो और एक्स्ट्रा हम लोग रेज हो सकते हैं, तो इसलिए इस कूपन का जल्दी से इस्तेमाल करना होगा। JEE 70 इस कूपन को, इस कोर्स को आपको ज्वाइन करना होगा। ठीक है, कोई भी क्वेरी आती है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। सो अभी हम लोग बिना किसी देरी के हम लोग हमारे सेशन को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। देखिएगा क्या क्या है हमारे पास में। सबसे पहला क्वेश्चन, कंसिडर द सीरीज कनेक्शन ऑफ द बैटरीज एज शोन इन द फिगर, द टोटल एनर्जी स्टोरेज इज डैश। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में सीरीज ऑफ बैटरीज कनेक्टेड है, ठीक है, जिसमें पोलैरिटी यहाँ पे बताएगी, ये प्लस है, ये माइनस, देन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ए और पॉइंट बी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। अब क्योंकि ये बैटरीज की जो पोलैरिटी प्लस माइनस इस वे से कनेक्टेड है, ठीक है, तो इसका जो है वो एडिशन होगा। ओके, एंड साथ ही साथ इसका कितना वाट आवर का है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें इंडिविजुअल बैटरी का वाट आवर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग देखते हैं वाट आवर में, अगर हम लोग देखते हैं तो क्या कंसिडर होता है, वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम। ठीक है, बराबर है, आवर मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं टाइम। तो हमारे पास में वोल्टेज है और AH कैपेसिटी गिवन है। ठीक है, दैट मीन्स ये हमारे पास I इंटू टी का कैपेसिटी, AH कैपेसिटी हमारे पास गिवन है। अगर हम लोग इसको वोल्टेज से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में WH कैपेसिटी इसका मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 इंटू 100, यहाँ पे सिमिलर 12 इंटू 100, सिमिलर अगेन, देन अगेन यहाँ पे सिमिलर। ठीक है, तो यहाँ पे 12 इंटू 100 कितना हो जाएगा
1200 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे से कितने सीरीज कनेक्शन है 4 इंटू 4, इसका करेक्ट आंसर आ जाता है 4800 वाट आवर। ओके, सो ऑप्शन जो है इसका बी इसका करेक्ट आंसर निकल के आता है गाइस। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा, 4800 वाट आवर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये ऐसा बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, काफी सारे जो है मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन आपको ये फंडामेंटल सा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे उन्होंने पूछा था। क्लियर है, सो बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा क्या कह रहा है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फाइबर ऑप्टिक केबल इज करेक्ट। फाइबर ऑप्टिक से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, फाइबर ऑप्टिक केबल्स कैन प्रोवाइड कंप्लीट गैल्वेनिक आइसोलेशन बिटवीन बोथ एंड्स ऑफ द केबल। ठीक है, गैल्वेनिक आइसोलेशन प्रोवाइड करता है फाइबर ऑप्टिक केबल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो डीसी और अनवांटेड एसी करंट्स रहते हैं दोनों पार्ट ऑफ सिस्टम में, ठीक है, तो वो ट्रांसमिट नहीं होते। एक प्रॉपर गैल्वेनिक आइसोलेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो फाइबर ऑप्टिक केबल, ठीक है, ये वर्क करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर। करेक्ट है, आपके घर पे जो इंटरनेट या फिर जो आपको फाइबर ऑप्टिक सर्विसेज के थ्रू जो आप डेटा चलाते हो, ठीक है, या फिर जो आपके सैटेलाइट जैसे पुराने जमाने में डिश टीवीज हुआ करती थी, अभी हमारे पास में फाइबर कनेक्शन आ चुका है। ठीक है, एक ही फाइबर केबल से हम लोग इंटरनेट और टीवी कनेक्शन भी ले सकते हैं। तो उसमें क्या है, प्रॉपर हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है क्या? नहीं, इसमें हमारा लाइट के थ्रू डेटा ट्रांसमिट होता है। क्लियर है, तो यही जो है इसकी खासियत है फाइबर ऑप्टिक केबल्स की, वो हमें गैल्वेनिक आइसोलेशन प्रोवाइड करता है बिटवीन बोथ एंड्स ऑफ द केबल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर निकल के आता है। ठीक है, क्लियर है, बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी डिटेल से क्वेश्चन लिया गया था, मैं आपको बता देता हूँ। According to the IS 802/1995, the intermediate towers with suspension string can be used on dash। ठीक है, तो IS इंडियन स्टैंडर्ड 802/1995 के अकॉर्डिंगली जो इंटरमीडिएट टावर्स रहते हैं जहाँ पे सस्पेंशन स्ट्रिंग रहती है, उसका स्पेसिंग कितना होना चाहिए? उसका स्पेसिंग होना चाहिए स्ट्रेट रन एंड अप टू 2 डिग्री लाइन डेविएशन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। देखिए, ये जो है IS 802/1995 के जो हमारे पास में गैजेट है, उसके थ्रू हमने इसको एनालाइज करके आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया, और उसके साथ एडिशनल जो है वो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे आपको टेबल में प्रोवाइड करके रखी है कि अगर हमारे पास में टेंजेंट टॉवर विद 0 डिग्री सस्पेंशन स्ट्रिंग रहता है तो हम लोग स्ट्रेट रन में ही उसको यूज करते हैं। इंटरमीडिएट टॉवर 0 to 2 डिग्री विद सस्पेंशन स्ट्रिंग है तो हम लोग उसको स्ट्रेट रन एंड अप टू 2 डिग्री लाइन डेविएशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, एंड लाइट टॉवर से तो 0 to 5 डिग्री विद सस्पेंशन स्ट्रिंग हम लोग स्ट्रेट रन और 5 डिग्री लाइन डेविएशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो है IS में स्पेसिफाइड की गई है IS 802/1995 के अंदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। देखिएगा, काफी डिटेल से इन्होंने क्वेश्चन पिकअप करके पूछे गए थे, लेकिन 2024 के लिए एक चीज आपको बताना चाहता कि जिस तरीके से अगर आप देखोगे कि 2022 2023 में पेपर्स पूछे गए थे, इस साल का जो पैटर्न है वो Tier 1 प्लस Tier 2 इस तरीके से उन्होंने पैटर्न सेट किया है, सो दैट आपका जो एग्जामिनेशन लेवल है उसी तरीके से आपका कंडक्ट किया जाएगा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल भी न्यूट्रल होकर अच्छी तरीके से पढ़ाई करना है। प्रीवियसली क्या पूछा गया था, क्या इतना ही डिफिकल्ट लेवल रहेगा? नहीं रहेगा, बिल्कुल वैसा नहीं है। स्टार्टिंग टू 1 by 1 सिलेबस के पॉइंट्स को जो है जो आप सिलेबस मेंशन करके रखा गया, इसको अच्छी तरीके से फॉलो करना होगा। एक एक सब पॉइंट जो है अगर आप नोट करते तो इसमें से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना रहेगा। ठीक है, क्लियर है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिलेबस काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको ऑफिशियली उन्होंने बता दी कि VFD भी उनके अंदर डाल दिया, लोड फ्लो एनालिसिस भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। ओके, ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। क्लियर है, सो बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा हमारे पास में, द एम ऑफ कमिश्निंग टेस्ट ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ स्कीम R2-। ठीक है, क्वेश्चन में सीधा सीधा ये फंडामेंटल क्वेश्चन पूछा गया था, एम ऑफ कमिश्निंग टेस्ट ऑफ द प्रोटेक्शन स्कीम R2। प्रोटेक्शन स्कीम जो स्विचगेयर एंड प्रोटेक्शन स्कीम है उसकी टेस्टिंग करने का, ठीक है, एम ऑफ कमिश्निंग टेस्ट, ठीक है, जो हम लोग टेस्टिंग करते हैं अलग अलग, ठीक है, उसका एम क्या है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो उसका उद्देश्य ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, इंश्योर दैट द इक्विपमेंट इज नीदर फॉल्टी और नॉर डैमेज ड्यूरिंग द ट्रांजिट और इंस्टॉलेशन। जब भी हम लोग उसको ट्रांसफर करते रहते हैं, ट्रांजिट करना मतलब क्या, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, उस केस में जो है वहाँ पे उसका डैमेज ना हुआ हो उस प्रोटेक्शन स्कीम का या फिर स्विचगेयर एंड प्रोटेक्शन का या फिर उस इक्विपमेंट का, ये भी हम लोग इंश्योर करते हैं कि वो फॉल्टी तो नहीं है। इंस्टॉलेशन करने के बाद भी वो फॉल्टी है या नहीं है, ये हम लोग उसको चेक करते हैं। उसके बाद होता है कि इंश्योर दैट इंस्टॉलेशन वर्क हैज बीन कैरिड आउट करेक्टली। जो भी हमने इंस्टॉलेशन किया है वो कैरिड आउट, वो प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ है या नहीं, ये हम लोग टेस्टिंग के द्वारा करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो फाइनल इंस्टॉलेशन होता है इसके बाद हम लोग टेस्टिंग करके उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। क्लियर है, एंड टू प्रूव द करेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द प्रोटेक्शन सिस्टम एज होल। ठीक है, तो जो हमने प्रोटेक्शन सिस्टम लगाया है उसको प्रॉपरली वर्क कर रहा है, वो करेक्ट उसकी फंक्शनिंग हो रही है या नहीं, ये सारी चीजें जो है टेस्ट के द्वारा परफॉर्म की जाती है। ठीक है, इसका ये उद्देश्य है, एम है। क्लियर है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है।
सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस, देखिए क्या करें हमारे पास। अकॉर्डिंग टू द नेशनल इलेक्ट्रॉनिक कोड आर्टिकल 408, द इंडिविजुअल ओवर करंट प्रोटेक्शन मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर अ लाइटनिंग एंड अप्लायंसेस ब्रांच सर्किट पैनल बोर्ड ऑफ नॉट मोर देन डैश सेट्स ऑफ द सर्किट ब्रेकर्स और अ फ्यूज। ठीक है, एनईसी नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड से ये स्टेटमेंट एज इट इज पूछा लिया गया है और उसके अंदर यहाँ पे एक फिल इन द ब्लैंक देके आपको एक क्वेश्चन पूछा गया। तो क्या बताया गया, एज पर द एनईसी आर्टिकल 408 द इंडिविजुअल ओवर करंट प्रोटेक्शन मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर लाइटिंग अप्लायंसेस ब्रांच सर्किट पैनल बोर्ड ऑफ नॉट मोर देन द 2 सेट्स ऑफ सर्किट ब्रेकर और द फ्यूजेस। ठीक है, ये हमें क्या बताता है कि जो हमारे हर एक लाइटिंग और अप्लायंसेस ब्रांच सर्किट पैनल बोर्ड होते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल प्रोटेक्टेड होने चाहिए सप्लाई साइड बाय नॉट मोर देन द 2 मेन सर्किट ब्रेकर और 2 सेट्स ऑफ द फ्यूजेस हैविंग अ कंबाइंड रेटिंग नॉट ग्रेटर देन दैट ऑफ द पैनल बोर्ड। पैनल बोर्ड की जो कंबाइंड रेटिंग है उसके ज़्यादा उसकी रेटिंग नहीं होनी चाहिए। 2 जो हमारे सेट ऑफ फ्यूजेस रहते हैं या फिर हम लोग सर्किट ब्रेकर है वो हम लोग मैक्सिमम यूज़ कर सकते थे। यही उन्होंने स्टेटमेंट में पूछा था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। जो रेगुलर स्टूडेंट्स होंगे एसएससी वगैरह के लिए प्रिपेयर करना चाहते होंगे और प्रिपेयर कर रहे होंगे उनको ये क्वेश्चन काफ़ी यूनिक और काफ़ी एक्सेप्शनल लग रहे होंगे, बट डेफिनेटली ये क्वेश्चन प्रीवियसली पूछे गए थे गाइस। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो सबको इस बार सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करके जाना होगा। ठीक है, सो बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा क्या कह रहा है, इन अ डैश टोपोलॉजी all the nodes including the master form a closed loop and the messages are transmitted from node to node in a one direction। तो ये टोपोलॉजी होती है गाइस रिंग टोपोलॉजी। कंप्यूटर अवेयरनेस का क्वेश्चन पूछा गया था टेक्निकल के लेवल इसमें। ठीक है, ये होते हैं हमारे कंप्लीटली रिंग टोपोलॉजी। उसके अंदर जो सारे नोड्स होते हैं हर एक स्टेशन या फिर जो हमारे पीसी जो दिखा रहे दीज आर नोड्स। ठीक है, इंक्लूडिंग द मास्टर फ्रॉम द क्लोज लूप। ठीक है, फॉर्म अ क्लोज लूप, फॉर्म करना मतलब कि ये क्लोज लूप बनाता है और जो मैसेज ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम नोड टू नोड इन अ वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन है इसमें, 1 to 1 नोड, नोड टू नोड या फिर हम लोग कहेंगे ठीक है एक एलिमेंट टू एलिमेंट या फिर जो पेरिफेरल टू पेरिफेरल हमारे डेटा ट्रांसमिट होता है। तो ये होती है रिंग टोपोलॉजी के अंदर। ठीक है, इसे वैसे हमारे पास स्टार टोपोलॉजी भी रहती है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहता है। कंप्यूटर अवेयरनेस का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। देखिएगा क्या कह रहा है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, स्टेटमेंट 1 हमारे पास बताया गया, द आइसोलेटर स्विच इज ऑलवेज यूज टू ओपन द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स इन द नो लोड कंडीशन। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है कि जो आइसोलेटर होता है हमारा नो लोड कंडीशन में हम लोग उसको ऑपरेट करते हैं और हमारा जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है इसको ओपन सर्किट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में, द आइसोलेटर यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइंस आर कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग द चार्जिंग करंट। करेक्ट, जो चार्जिंग करंट होता है आफ्टर द डिस्कनेक्शन, ठीक है, जो भी चार्जिंग करंट प्रेजेंट रहता है उसको ब्रेक करने के लिए भी आइसोलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर बोथ ट्रू। ओके, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया गाइस हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस का मेजर कंपोनेंट क्या है, तो वह है मीथेन। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो कंपोनेंट्स होते हैं बायोगैस में, इसमें मीथेन कितना रहता है, अराउंड 50 to 75% रहता है। ठीक है, CO2 25 to 50% रहता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन जो है हमारा, ठीक है, 0 to 10% रहता है और हाइड्रोजन जो है, ठीक है, वो हमारा रहता है 0 to 1%। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। देखिए क्या कह रहा है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ एलिमेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी के इसमें से कौन सा एलिमेंट है, तो एप्लीकेशन सिक्योरिटी, ऑपरेशनल एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, ये तीनों भी एलिमेंट कंसिडर होते हैं हमारे साइबर सिक्योरिटी के अंदर। क्लियर है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मैटलैब सिमुलिंक इज यूजफुल टू सिमुलेट एंड एनालाइज डैश। ठीक है, तो मैटलैब सिमुलिंक, मैटलैब का आपने डेफिनेटली यूज किया होगा आपके इंजीनियरिंग में, ठीक है, डिप्लोमा लेवल पे। तो ये किसके लिए यूज होता है, लीनियर सिस्टम के लिए, नॉन लीनियर सिस्टम के लिए और डायनेमिक सिस्टम में, कॉन्फिगर्ड इन अ कंटिन्यूस टाइम, सैंपल टाइम और अ मिक्सचर ऑफ द बोथ टाइम। डिस्क्रीट एनालॉगस में हम लोग काफी सारी चीजें हैं मैटलैब के अंदर हम लोग सिमुलेट करके उसको एनालाइज कर सकते हैं, कोई भी सर्किट हो या फिर मैथमेटिकल इक्वेशंस हो। ठीक है, मैटलैब का फुल फॉर्म होता है मैट्रिक्स लेबोरेटरी। ठीक है, मैथ्स लेबोरेटरी। ओके, तो जो मैटलैब का फुल फॉर्म है मैट्रिक्स लेबोरेटरी, ये भी आपको ध्यान में रखना रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, अ करंट लिमिटिंग रिएक्टर इज इंस्टॉल्ड ऑन अ पावर सिस्टम टू डैश द शॉर्ट सर्किट करंट बाय एडिंग द रिएक्टिव बेस्ड इंपेडेंस एंड दस डैश द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस देयर टर्मिनल्स ड्यूरिंग द फॉल्ट। इंपॉर्टेंट है गाइस, ये जो करंट लिमिटिंग रिएक्टर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये बात ध्यान में रखें। ये जो करंट लिमिटिंग रिएक्टर, आई विल हाईलाइट दिस। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज अ
फॉल्ट लिमिटिंग रिएक्टर। ओके, तो जो फॉल्ट लिमिटिंग रिएक्टर जिसको हम लोग करंट लिमिटिंग रिएक्टर है, ये इंस्टॉल किया जाता है पावर सिस्टम में टू डिक्रीज द शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, टू डिक्रीज द शॉर्ट सर्किट करंट, इसलिए दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। टू डिक्रीज द शॉर्ट सर्किट करंट बाय एडिंग द रिएक्टिव बेस्ड इंपेडेंस। ठीक है, रिएक्टिव बेस्ड इंपेडेंस ऐड करके वो डिक्रीज करते हैं शॉर्ट सर्किट करंट, और उसी के कारण जो है हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप जो है वो डिक्रीज होता है कि नहीं गाइस? ठीक है, वो डिक्रीज नहीं, वो हमारा इंक्रीज होता है। ठीक है, इट इंक्रीजेस द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल्स ड्यूरिंग द फॉल्ट। ऑप्शन सी इसका यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, जो फंक्शंस रहते हैं करंट लिमिटिंग रिएक्टर, वो क्या करता है? रिड्यूस करता है फ्लो ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट, सो दैट हमारा जो अप्लायंसेस है उसको प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम मैकेनिकल स्ट्रेस एंड ओवर हीटिंग। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो जो करंट रिएक्टर रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज डिस्टर्बेंसेस जो कि शॉर्ट सर्किट के द्वारा क्रिएट होता है। ठीक है, तो जो वोल्टेज डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते हैं, ठीक है, शॉर्ट सर्किट के द्वारा उसको रिड्यूस करने का काम ये करता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि वो इंक्रीज करता है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल ड्यूरिंग द फॉल्ट। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या करें? ये स्टेटमेंट एज इट इज कॉपी पेस्ट करके रखा गया, उठा के सिंपल यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक प्लेस करके यहाँ पे आपको क्वेश्चन बना के पूछा गया। द एल्गोरिथम प्रिफर्ड फॉर अ एस्टिमेशन ऑफ फॉल्ट करंट इन एन न्यूमेरिकल रिले टू अचीव द बेस्ट एक्यूरेसी इज अ फुल साइकिल फॉरियर एल्गोरिथम। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहता है। यहाँ पे सिंपल पूछा गया, एल्गोरिथम प्रिफर्ड फॉर अ एस्टिमेशन ऑफ फॉल्ट करंट इन अ न्यूमेरिकल रिले। न्यूमेरिकल रिले में जो भी एस्टिमेट कर रहे हैं हम लोग फॉल्ट करंट को, उसको एस्टिमेट करने के लिए जो एल्गोरिथम परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, विथ अ बेस्ट एक्यूरेसी। अगर हमारा कंस्टेंट है बेस्ट एक्यूरेसी लाना, तो हम लोग उसमें फुल साइकिल फॉरियर एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था। स्टेटमेंट के बेस्ड उन्होंने क्वेश्चन फ्रेम करके पूछ लिया। ठीक है, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है हमारे पास में क्वेश्चन? द फाइबर ऑप्टिक केबल्स अवेलेबल फॉर इंस्टॉलेशन इन हाई वोल्टेज लाइन्स आर। ठीक है, जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स रहते हैं जो यूज करते हैं हम लोग हाई वोल्टेज लाइन्स में, वो किसके लिए रहते हैं? ठीक है, देखिए वो या फिर उसमें जो स्टेटमेंट बताया गया उसमें कौन से इसमें से ट्रू हो गए? इनकेस विद अ ग्राउंड वायर, करेक्ट है, वो ग्राउंड वायर के साथ इनकेस किया जाता है। ठीक है, देखिए वो जो ऑप्टिकल ग्राउंड वायर रहते हैं, ठीक है, आप देख सकते हो टॉप पे, ठीक है, OPGW। ठीक है, ये केबल इनकेस रहते हैं विद अ ग्राउंड वायर जो ट्रांसमिशन लाइन में यूज किए जाते हैं ऑन अ ग्राउंड कंडक्टर विद अ फाइबर ऑप्टिक केबल एम्बेडेड इनसाइड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो जो मेजॉरिटी हाई वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में कोई भी लाइटिंग प्रोटेक्शन नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो OPGW है, ठीक है, ऑप्टिकल ग्राउंड वायर, उसके अंदर जो है फाइबर ऑप्टिक एम्बेडेड रहता है, उसके अंदर है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास में wrapped अराउंड द फेस कंडक्टर और द ग्राउंड वायर, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास में कंटेंट इन ऑल डाइलेक्ट्रिक सेल्फ सपोर्टिंग केबल, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो जो तीन टाइप के जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स रहते हैं जो कमर्शियली अवेलेबल है इंस्टॉलेशन ऑफ हाई वोल्टेज लाइन के लिए, वो भी आपको पता होना चाहिए कि wrapped अराउंड द फेस कंडक्टर और द ग्राउंड वायर, ठीक है, ऑल डाइलेक्ट्रिक सेल्फ सपोर्टिंग, ADSS वो हम लोग कहते हैं, ADSS ये भी इंक्लूडेड रहता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, आपके क्वेश्चन जरूर आपको मैं कंसिडर कर सकता हूँ गाइस, काफ़ी यूनिक लग रहे होंगे, लेकिन आपको ये पता होना जरूरी है कि आपको ये प्रीवियसली क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। क्या कह रहा है हमारे पास क्वेश्चन? आई रूल्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। ठीक है, यहाँ पे आई रूल 1956 था। ठीक है, यहाँ पे आई रूल 1957 का जो पूछा गया था, ये सेम एज इट इज क्वेश्चन में पूछा गया था। द मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन द टू 132 kV इलेक्ट्रिकल लाइंस क्रॉसिंग ईच अदर इज अबाउट। तो मिनिमम क्लियरेंस होना चाहिए 3 मीटर का। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, सिस्टम वोल्टेज है 132 kV। ठीक है, 132 kV के लिए जो मिनिमम क्लियरेंस है बिटवीन द लाइन क्रॉसिंग ईच अदर, तो वो होना चाहिए 3 मीटर का, 3.05 मीटर अप्रॉक्सीमेटली। इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है हमारे पास ऑप्शन बी। ये मैंने आपको टेबल आई रूल नंबर 87 का जो आपको टेबल मेंशन किया, इसके तहत आप बाकी भी एडिशनल डेटा आप पढ़ सकते हो। ठीक है, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क करके मैं दे रहा हूँ, जरूर उसको एक बार ट्राई कीजिएगा गाइस। ठीक है, और इसका जो करेक्ट आंसर है मुझे टेलीग्राम पे पोस्ट कीजिएगा। ठीक है, वहाँ पे हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। अगर आपको नहीं भी आता तो वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या करें? द वोल्टेज ट्रांसफार्मर आर डिजाइन टू हैव अ डैश लीकेज रिएक्टेंस एंड डैश मैग्नेटाइजिंग करंट। वोल्टेज ट्रांसफार्मर डिजाइन किया जाता है लो लीकेज रिएक्टेंस के लिए और लो मैग्नेटाइजिंग करंट के लिए। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना होगा इस। ठीक है, इट शुड हैव अ लो लीकेज रिएक्टेंस एंड अ लो मैग्नेटाइजिंग करंट। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो इसमें से स्टेटमेंट जो है डी जो है वो करेक्ट है, कि यहाँ पे बताया गया न्यूमेरिकल रिले हैव अ एबिलिटी टू परफॉर्म सेल्फ मॉनिटरिंग एंड सेल्फ टेस्टिंग फंक्शन विच वेयर नॉट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रोमैकेनिकल या फिर स्टैटिक रिले। स्टैटिक रिले में या फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले में सेल्फ टेस्टिंग या फिर सेल्फ एनालाइजिंग या फिर सेल्फ मॉनिटरिंग फंक्शन अवेलेबल नहीं रहता, लेकिन न्यूमेरिकल रिलेज में यह प्रेजेंट रहता है। यही कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते गए, क्या कह रहा है हमारे पास में? द रेट ऑफ चेंज ऑफ विंड स्पीड विद हाइट इज कॉल्ड, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ विंड स्पीड विद हाइट, उसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल विंड शेयर, ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहता है। ओके, या फिर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ विंड स्पीड रहती है विद हाइट, उसको अगर हम लोग उसको अगर हमारा दूसरा भी नाम रहना हो तो उसको भी हम लोग ग्रेडियंट भी कहते हैं, ठीक है, या फिर आपको ये भी नाम पता होना चाहिए विंड शेयर होता करके। ओके, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर था। काफी यूनिक और अच्छा क्वेश्चन था, मार्क करके जरूर रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते देखिएगा क्या कह रहा है हमारे पास में, MOCT, ठीक है, ये जो आपको इक्विपमेंट दिख रहा है, प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, मैग्नेटो ऑप्टिकल करंट ट्रांसफार्मर, ठीक है, तो ये मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट बाय मीन्स ऑफ फैराडे इफेक्ट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है, सीधा सीधा पूछा गया था कि MOCT जो है ये मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट बाय द मीन्स ऑफ फैराडे इफेक्ट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the secondary burden on a offered current transformer is 25 VA and the secondary current is 5 ampere, the impedance of the connected load is what? ठीक है, अब देखिए इसमें सेकेंडरी करंट है हमारे पास में 5 एम्पियर, ओके, तो हमारे पास में सेकेंडरी वोल्टेज है वो कितना हो जाएगा 25 VA डिवाइड बाय हमारे पास 5, तो हो जाएगा हमारा 5 वोल्ट। क्लियर है, यहाँ पे 5 वोल्ट हमारा ये वैल्यू आ चुका। लेकिन अगर हम लोग 5 को अगर हम कंसिडर करें तो वो हो जाएगा हमारा I इंटू जेड, तो हमें इम्पिडेंस निकालना होगा, जेड विल बी इक्वल्स टू व्हाट 5, जो हमारे पास बताया गया उसमें हमारे पास में इम्पिडेंस करंट ऑलरेडी बताया गया 5, ठीक है, जेड का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास में 1। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहता है, 1 ओम विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, 1 ओम विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, द साइज ऑफ गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन इज सिग्निफिकेंटली स्मॉल कंपेयर टू द कन्वेंशनल सबस्टेशन बिकॉज ऑफ, ठीक है, तो जो गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन है उसकी जो साइज है वो कम रहती है, ठीक है, कंपेयर टू द कन्वेंशनल सबस्टेशन बिकॉज ऑफ, ये कारण क्या है, इसमें सारे कारण होते हैं कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ SF6 गैस। अब देखिए SF6 गैस क्या है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस है, उसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण उसका साइज कम है, डायलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ज़्यादा है इसकी SF6 की, और हाई इंसुलेशन प्रॉपर्टी इसकी SF6 की। तो जो कंपैरेटिव जो स्पेस रिक्वायर्ड रहती है, ठीक है, GIS के लिए, GIS मतलब क्या, गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन, उसको कम लगता है एज कंपेयर टू द कन्वेंशनल सबस्टेशन, ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर था। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस देखिएगा, ठीक है, क्या कह रहा है हमारे पास में, 1 सेकेंड, NFPA 70E प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, NFPA 70E प्रोवाइड्स द, ठीक है, गाइडलाइंस फॉर द इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एंड द वर्क स्पेस। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का जो ये था जो टॉपिक आपको बताया गया उसी में से उन्होंने काफ़ी डिटेल में जाके क्वेश्चन पूछा था। ओके, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर था, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इन अ वर्क स्पेस, ये NFPA 70 ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। इस बार भी आपको सेफ्टी का टॉपिक है, आपको ध्यान देना होगा, ठीक है, तो उसको भी हम लोग उसको अच्छी तरीके से कवर अप करेंगे, ठीक है। उसके अंदर फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह आता है, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी हमारे पास इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में जितना भी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स है वो भी आपको यहाँ पे पढ़ने रहेंगे, ठीक है। सो बढ़ती हुई हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, 25 kVA 200/100 वोल्ट 3-phase ट्रांसफार्मर हैज अ 0.2 ओम लीकेज रिएक्टेंस रेफर टू द लो वोल्टेज साइड। एक 25 kVA 200/100 वोल्ट 3-phase ट्रांसफार्मर का 0.2 लीकेज रिएक्टेंस है जो कि रेफर किया गया लो वोल्टेज साइड। लो वोल्टेज साइड कौन सी हमारे पास में, 100 वोल्ट सेकेंडरी साइड। कैलकुलेट द पर यूनिट लीकेज इंपेडेंस रेफर टू द हाई वोल्टेज साइड, तो हमें हाई वोल्टेज साइड जो लीकेज इंपेडेंस रेफर किया गया वो कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। ऑफ द ट्रांसफार्मर यूज द ट्रांसफार्मर रेटिंग एज अ बेस वैल्यू। बेस वैल्यू हमारे पास जो ट्रांसफार्मर रेटिंग है वही हमें कंसिडर करने के लिए बताई गई। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो पर यूनिट वैल्यू होती है, इट इज व्हाट, इट इज एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू डिवाइड बाय बेस वैल्यू, ठीक है। या फिर हम लोग जेड बेस का जो वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, इट इज व्हाट V²/S, राइट। ये आपको फंडामेंटल फॉर्मूला पता होगा। आई चेंज द कलर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। ओके, वोल्टेज रेटिंग कितना है, लो वोल्टेज साइड वो है हमारा 100 वोल्ट, ठीक है। VA रेटिंग में हमारे पास में बताया गया है वो कितना है हमारे पास में 25 kVA। ओके, तो जेड बेस का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, जेड बेस विल बी व्हाट, ठीक है, V²
100 स्क्वायर डिवाइड बाय एस, ठीक है 25,000, तो जेड बेस का वैल्यू हमारा निकल के आता है 0.4। ये आपका क्लियर है। तो जो हमारा लीकेज इंपेडेंस रहेगा, ठीक है, रेफर टू द हाई वोल्टेज साइड, ठीक है, हम लोग क्या रहेगा, रेफर टू द हाई वोल्टेज, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल डिवाइड बाय बेस। एक्चुअल डिवाइड बाय बेस, तो एक्चुअल हमारे पास कितना है 0.2 है, डिवाइड बाय 0.4, ठीक है 2/4 विच इज 1/2 विच इज व्हाट 0.5। तो J 0.5 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। राइट, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो जरूर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस, और इस सेशन को लाइक भी कीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट रहता है आपकी तरफ से एक फीडबैक आना, क्योंकि हमें इसी तरीके से मोटिवेशन मिलता है, इसी तरीके से क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। एक आपको बेसिक सब्सक्राइब और लाइक करना रहता है, जिससे हमें काफी एक रिस्पॉन्स मिलता है और हमें अच्छा लगता है कि स्टूडेंट्स को जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हो काफी उनको पसंद आ रहा है। इससे हम एक एंथुजियास्टिकली हम लोग नेक्स्ट सेशन को क्रिएट करने के लिए भी हम लोग ट्राई करते हैं जल्दी से जल्दी, सो दैट आपका भी इनपुट इंपॉर्टेंट है इसमें। सो दैट सब्सक्रिप्शन जो है और लाइक करना, ये हमें बताता है कि आपको और सेशन की रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग मोटिवेटेड रह के और भी सेशन आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, क्लियर है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लीड एसिड बैटरीज आर अ डैश एंड दस कंसिडर्ड एज अ डैश बैटरीज। ध्यान रखिएगा, लीड एसिड बैटरीज ये सेकेंडरी बैटरी होती है गाइस। ठीक है, लीड एसिड बैटरी जो है सेकेंडरी बैटरी में कन्वर्ट कंसिडर की जाती है। जो केमिकल एक्शन होती है वो सेकेंडरी सेल में वो रिवर्सिबल होती है, उसका मतलब हम लोग चार्ज भी कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन लीड एसिड बैटरी जो है, ठीक है, ये एक हमारी रिचार्जेबल बैटरी है एंड इट इज़ अ सेकेंडरी बैटरी। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी का जो डिफरेंसेस है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कोर्स के अंदर, बैटरी का सेशन मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है सबको। ठीक है, ऑप्शन ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, द नियरेस्ट केवीआर कंपेंसेशन रिक्वायर्ड फॉर इंप्रूविंग द पावर फैक्टर ऑफ 500 किलोवाट लोड फ्रॉम अ 0.8 लाख टू द यूनिटी पावर फैक्टर इज डैश। ठीक है, हमारे पास जो लोड है, मान लो एक इंडस्ट्री का लोड है 500 किलोवाट, वो ऑपरेट करी 0.8 लाख पे। ठीक है, उसको हमें यूनिटी पावर फैक्टर पे लाना है। ठीक है, तो कितना केवीआर, ठीक है, केवीआर क्या हो रहेगा हमारे पास में, एक तो रहता है एक्टिव पावर, दूसरा रहता है रिएक्टिव पावर, तीसरा रहता है हमारे पास में अपरेंट पावर। ठीक है, तो कितना क्यू का जो वैल्यू हमें रिक्वायर्ड रहेगा, सो दैट हम लोग जो है इस पावर को, ठीक है, या ये जो हमारा पावर फैक्टर है उसको हम लोग यूनिटी पावर फैक्टर पे ला सके। ठीक है, तो जो रिएक्टिव पावर रिक्वायर्ड रहता है, फिर जो कैपेसिटर बैंक हमें रिक्वायर्ड रहेंगे, उसको फॉर्मूला रहता है, सिंपल शॉर्टकट फॉर्मूला रहता है, वो हमारा Q इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट tan ऑफ phi1 माइनस tan ऑफ phi2। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट एंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब इसमें हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये जो P है इट इज़ व्हाट एक्टिव पावर। अब आपको क्वेश्चन आएगा कि सर tan 1 और tan phi का वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे। तो जो cos phi है, ठीक है, phi1 है, वो हमारे पास में वैल्यू बताया गया है, वो कितना है 0.8 लाख। ठीक है, तो cos इनवर्स ऑफ 0.8 से हम लोग जो है, ये देखो 0.8 है, तो phi1 का जो वैल्यू आ जाएगा इट इज cos इनवर्स ऑफ 0.8 विच इज व्हाट, ठीक है, विच इज 36.86 डिग्री। ये आ गया हमारे पास में phi1 की वैल्यू। विल सब्स्टिट्यूट दिस, ओके, phi2 का वैल्यू अगेन क्या आ जाएगा, जो आएगा हमारे पास में, देखिए cos ऑफ phi2 कितना है हमारे पास में 1 है, क्योंकि यूनिटी पावर फैक्टर करना है, तो बट अब वैसे cos phi2 जो नेक्स्ट पावर फैक्टर रहेगा वो यूनिटी रहेगा 1, जिससे हमारा phi2 का वैल्यू क्या आता है गाइस, ठीक है, वो आता है 0 डिग्री, क्योंकि हमारे पास cos इनवर्स ऑफ 1 का हम लोग वैल्यू कंसिडर करेंगे, ये जो वैल्यू आएगा हमारे पास वो आएगा हमारा 0 डिग्री। तो हम लोग जो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो एक्टिव पावर कितना है हमारे पास, आई चेंज द कलर 1 सेकेंड, देखिएगा 500 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, tan ऑफ, ठीक है, tan ऑफ 36.86 माइनस tan ऑफ 0 डिग्री। ठीक है, tan ऑफ 0 डिग्री, तो इसका जो वैल्यू आता है हमारे पास में 500 किलोवाट बराबर ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, तो वो हमारा निकल के आता है 374.86, ठीक है, kVAr। इतना हमारे पास रिएक्टिव पावर एडिशनली फीड करना रहेगा, सो दैट हम लोग जो है यूनिटी पावर फैक्टर पे उसको सेम 500 किलोवाट को ये कर पाएंगे, ऑपरेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल गया था। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा जरूर। ओके, मूव ऑन करते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है बताया गया है। तो ऑप्शन डी इसमें से स्टेटमेंट करेक्ट है। लिथियम बैटरी इज यूज्ड इन अ वॉचेज एंड इट इज अ नॉट रिचार्जेबल, ध्यान में रखना होगा। लिथियम बैटरी यूज्ड इन अ वॉचेज, जो वॉचेस में लिथियम बैटरी इस्तेमाल किए जाते हैं वो रिचार्जेबल नहीं रहती है, ध्यान दीजिएगा। ओके, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, अगेन करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा गया इसमें से। करेक्ट स्टेटमेंट है हमारा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस इन अंडरग्राउंड केबल इज मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर एंड मिनिमम एट द सरफेस ऑफ द शीट। इलेक्ट्रिकल केबल्स के बारे में मैंने आपको ये सेशन पढ़ाया था, ठीक है। इलेक्ट्रिकल केबल जो था, ठीक है, ठीक है, ये जो कंडक्टर है इसके ऊपर जो ग्रेडियंट हमारा देखने को मिलता है या फिर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा रहता है, ठीक है, सरफेस ऑफ द कंडक्टर पे, और जैसे हमारे शीट पे जाते हैं वो हमारा कम होते जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। आई होप आपको इसका अवेयरनेस होगा, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस, फेरेंटी इफेक्ट इज द फिनोमेना वेयर द सेंडिंग एंड वोल्टेज इज डैश द रिसीविंग एंड वोल्टेज व्हेन अ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन इज ऑपरेटिंग अंडर डैश कंडीशन। कह रहा है क्या क्वेश्चन हमारे पास में, जो फेरेंटी इफेक्ट होता है आपको पता है, उस केस में जो है हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है, जब नो लोडेड ट्रांसमिशन लाइन रहती है या फिर लाइटली लोडेड ट्रांसमिशन लाइन रहती है, ये हो गया मान लो सेंडिंग एंड वोल्टेज, ये हो गया हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है हमारा, जो रिसीविंग एंड वोल्टेज है, ठीक है, सेंडिंग एंड वोल्टेज हमारा कम हो जाता है एज कम्पेयर टू द रिसीविंग एंड वोल्टेज, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे सम अमाउंट ऑफ वोल्टेज भेज रहे हो, ठीक है, लाइक एक डेफिनेट वोल्टेज अगर हम लोग भेज रहे हैं 500 kV, ठीक है, तो वो जो है रिसीविंग एंड वोल्टेज में अराउंड सम परसेंटेज से वो ज़्यादा बताता है। इसी का मतलब क्या होता है कि जो हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज है वो ज़्यादा, ऐसी कभी कंडीशन हो सकती है क्या, नहीं। लेकिन जब हमारा ट्रांसमिशन लाइन लाइटली लोडेड कंडीशन में रहता है, ठीक है, या फिर हम लोग नो लोड कंडीशन में कहता है, तो वहाँ पे जो ड्यू टू द कैपेसिटिव इफेक्ट क्या होता है कि रिसीविंग एंड वोल्टेज हमारा ज़्यादा दिखाने लगता है एज कम्पेयर टू द सेंडिंग एंड वोल्टेज, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं फेरेंटी इफेक्ट। तो फेरेंटी इफेक्ट इज अ फिनोमेना वेयर द सेंडिंग एंड वोल्टेज इज द लेसर दैन द रिसीविंग एंड वोल्टेज व्हेन द लॉन्ग ट्रांसमिशन इज ऑपरेटिंग अंडर द नो लोड कंडीशन, या फिर अगर यहाँ पे ऑप्शन रहता है लाइटली लोडेड कंडीशन, तो भी हमारा ऑप्शन करेक्ट रहता था, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कैपेसिटर्स ऑफ द कैपेसिटर बैंक आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल टू अचीव डैश कैपेसिटेंस वैल्यू और इन अ सीरीज टू अचीव द डैश कैपेसिटेंस वैल्यू। तो जो कैपेसिटर्स रहते हैं कैपेसिटर बैंक में वो कनेक्ट किए जाते हैं पैरेलल में टू अचीव द हायर कैपेसिटेंस वैल्यू, क्योंकि कैपेसिटेंस पैरेलल में एडअप होते हैं, और इन अ सीरीज टू अचीव द लोअर कैपेसिटेंस वैल्यू, ठीक है। जिस तरीके से रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी रहता है आपको पता होगा, ठीक है, दे गेट्स एडेड, ठीक है, इन अ सीरीज कनेक्शन R1 और ये R2, इन दोनों का क्या होगा, ये R1 प्लस R2 होगा, ठीक है। उस तरीके से इफ यू कनेक्ट द कैपेसिटेंस इन अ पैरेलल, ठीक है, लेट्स कंसीडर दीज आर कैपेसिटेंस वी आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल, ठीक है। इसका मान लो C1 वैल्यू, इसका C2 है, तो इसका इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस हमारा निकल के आता है, ठीक है। एक बात ध्यान में रखना होगा, कैपेसिटेंस की जो प्लेट्स है उसके लाइन जो है वो पैरेलल रहती है। ऐसा नहीं कि अगर आप इस कैपेसिटेंस को इस तरीके से बना रहे हो, इट इज़ अ बैटरी, ठीक है, ये प्लस प्लेट मानी जाती है, नेगेटिव प्लेट, तो हमेशा ड्रॉ करते हो इट शुड बी इक्वल, ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रहेगा, ये CT क्या रहेगा, C1 प्लस C2, टोटल अपोजिट रहता है रेजिस्टेंस के, ठीक है। उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन भी आपको फ्रेम करके पूछा गया था, ठीक है। पढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, द डैश आर एडेड इन अर्थ पिट फॉर इंप्रूविंग द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉइल। आपको पता है अर्थिंग प्रोवाइड करने के लिए हम लोग अर्थ पिट और वेरियस अर्थिंग मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारे पास रॉड, पाइप, प्लेट अर्थिंग रहती है। उसको भी हम लोग डायरेक्टली जमीन के अंदर गाड़ देते हैं क्या, नहीं गाइस, उसके अंदर हम लोग सॉल्ट और चारकोल का इस्तेमाल करते हैं, सो दैट जो सॉइल की रेजिस्टिविटी है हम लोग कम से कम कर सके, ठीक है। इस तरीके से सॉल्ट और चारकोल मिक्स किया जाता है, ये अर्थिंग रॉड है, आपको देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहता है, ठीक है। जो सॉल्ट और चारकोल इंक्रीज करता है हमारा कंडक्टिविटी ऑफ द सॉइल इन द अर्थ पिट, उसमें 3:1 का रेशियो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास में चारकोल जो रहता है 3% और हमारे पास अगर तीन एलिमेंट हमारे पास चारकोल के, तो 1 एलिमेंट हमारे पास में सॉल्ट करेगा। इस रेशियो में हम लोग उसको मिक्स करते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहता है, ठीक है। पढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गए। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पावर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ सिस्टम ए टू सिस्टम बी बाय HVDC लिंक एज शोन इन द फिगर विद द वोल्टेज VAB एंड VCD आर इंडिकेटेड इन द फिगर एंड I इज ग्रेटर देन 0 देन डैश, ठीक है। जो पावर ट्रांसफर की जा रही है फ्रॉम सिस्टम ए टू सिस्टम बी, ठीक है, बाय एन HVDC लिंक, हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन लिंक द्वारा, जो हमारे पास फिगर में बताई गई। अगर हमारा वोल्टेज VAB एंड VCD जो है इंडिकेट किया गया एज अ फिगर और I का वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 0 है, तो इसमें से कौन सी कंडीशन हमारी करेक्ट रहेगी, हमें पूछा गया, ठीक है।
तो इससे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कंक्लूड कि जो वोल्टेज VAB जो है गाइस ये ग्रेटर है, ठीक है, वोल्टेज VAB जो है इट इज अ ग्रेटर, ठीक है, देन द VCD। ओके, जो पावर ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम पावर फ्लो किस तरीके से गाइस दिखेगा, पावर फ्लो ये लेफ्ट टू राइट इस डायरेक्शन में पावर फ्लो है, ठीक है, समझ रहे हो, पावर फ्लो इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम सिस्टम A टू सिस्टम B। तो हमें पता है कि जो पावर फ्लो है, ठीक है, फ्रॉम अ हायर वोल्टेज साइड टू लोअर वोल्टेज साइड होता है। तो इसलिए यहाँ से कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं कि जो VAB का वैल्यू है, ठीक है, वो ज़्यादा है VCD से, ठीक है, ठीक है, तो VAB इज ग्रेटर देन VCD। तो ये हमारे कौन सा ऑप्शन में गिवन है, ठीक है, VAB इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, एंड VCD इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। और इस केस में हम लोग यहाँ पे भी कंक्लूड कर सकते हैं VAB इज ग्रेटर देन VCD। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है। जो आउटपुट है रेक्टिफायर सर्किट का VAB ये भी पॉजिटिव है, ओके, एंड उसके अगर देखिए यहाँ पे जो आउटपुट है रेक्टिफायर सर्किट का वो हमारा पॉजिटिव है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ओके, एंड जो इनपुट है हमारा इन्वर्टर सर्किट का वो भी हमारा पॉजिटिव VCD का में, ठीक है, तो वो भी हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है हमारा कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन C। क्लियर हो चुका, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इस क्वेश्चन क्या करें हमारे पास में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ऑप्शन D इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बताया हमारे पास में, तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक एंड हाई वोल्टेज स्टीप वेव इज प्रोवाइडेड बाय द बोथ लाइटनिंग अरेस्टर एंड ग्राउंड वायर। लाइटनिंग अरेस्टर और ग्राउंड वायर दोनों भी जो हमारे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, ठीक है, वो हमें डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक से और हाई वोल्टेज स्टीप जो होती है, ठीक है, उससे प्रोवाइड करने का, हाई वोल्टेज स्टीप वेव उससे प्रोवाइड करने का काम करती है। ऑप्शन D इसका यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर निकल गया, ठीक है, सेल्फ ऑब्जर्वेटरी एंड सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। पढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन काफी सिंपल है गाइस, देखिएगा, A battery with a capacity of 1800 mAh is to be used in a device that draws a 120 milliampere continuously, ignoring the possible loss in a capacity as a result of load current magnitude. How long should the battery should be able to deliver the power? एक बैटरी बताई गई, बैटरी की कैपेसिटी बताई जाती है हमारे AH में, ठीक है, आपको बैटरी हमारा वोल्टेज में नहीं, हमारा बैटरी का कैपेसिटी AH रहता है, इसका मतलब क्या, एम्पियर आवर, एम्पियर आवर में इसका कैपेसिटी बताया जाता है। यहाँ पे बैटरी का कैपेसिटी दिया गया है 1800 mAh। ये ऐसे डिवाइस में यूज़ करना है जो करंट जो है, मान लो एक टॉय है वो करंट ड्रॉ कर रहा है 120 मिली एम्पियर कंटिन्यूसली। अगर हम लोग पॉसिबल लॉस जो है कैपेसिटी का, मान लो इसकी कैपेसिटी एज इट इज 0 होते तक ही 1800 mAh ही रहती है, ठीक है, वो हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है, जितना भी करंट वो ड्रॉ कर रहा है कंटिन्यूसली, तो कितना देर या बैटरी चलने वाली है हमें पूछा गया। सिंपल है गाइस, ठीक है, एच मतलब क्या, एम्पियर आवर, कितने घंटे वो, कितना आवर, कितने आवर तक वो जो है कितना करंट वो फीड करेगी, वो हमें निकालना होगा। तो हमें आवर निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, आवर निकालने के लिए हमारे पास में AH कैपेसिटी है, ठीक है, 1800 mAh मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ डिवाइडेड बाय हम लोग क्या करेंगे 120, ठीक है, 120 मिली एम्पियर है, ठीक है, यहाँ पे AH कैपेसिटी है यहाँ पे ऊपर, और यहाँ पे हम लोग जो है एम्पियर कैपेसिटी है, ठीक है, कितना एम्पियर ड्रॉ करेगा, ये कैंसिल आउट होकर हमारे पास आवर का वैल्यू निकल जाएगा, फंडामेंटल है इस, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ 1800 डिवाइड बाय 120, 1800 to 10⁻³ डिवाइड बाय 120 10⁻³ विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 15 आवर्स। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन A, ठीक है। सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस, देखिएगा क्या कह रहा है हमारे पास में, द लाइन ट्रैप इन अ पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन कंप्राइज्ड ऑफ अ डैश रेजोनेंस सर्किट विद अ डैश इंपेडेंस ट्यून टू द पावर लाइन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, पावर लाइन कैरियर फ्रीक्वेंसी। जो लाइन ट्रैप होता है पावर लाइन PLCC में, देखिए ये एक बार एग्जामिनेशन में रिसेंटली PLCC का फुल फॉर्म भी पूछा गया था, पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन, ठीक है, PLCC का सेम एग्जैक्ट जो स्टेटमेंट अभी 2024 के एग्जामिनेशन में आपको बता दूं, महाट्रांसको के एग्जामिनेशन PLCC का फुल फॉर्म में पूछा गया था, ठीक है। तो PLCC का फुल फॉर्म जो है आपको ध्यान में रखना होगा, वो है हमारे पास पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन, जो कंप्राइज होता है जिसके अंदर पैरेलल रेजोनेंट सर्किट रहता है, इट कंप्राइज ऑफ द पैरेलल, ठीक है, मैं बता दो, पैरेलल रेजोनेंट सर्किट विथ अ डैश इंपेडेंस, विथ अ हाई इंपेडेंस, with a high impedance tuned to the power line carrier frequency। ऑप्शन A इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। जो लाइन ट्रैप है उसको हम लोग वेव ट्रैप भी कहते हैं, ध्यान देखिएगा, ये जो लाइन ट्रैप है इट इज ऑल्सो नोन एज अ वेव ट्रैप, इट इज ऑल्सो नोन एज अ वेव ट्रैप, और हाई फ्रीक्वेंसी स्टॉपर, हाई फ्रीक्वेंसी स्टॉपर और हाई फ्रीक्वेंसी स्टॉपर, ठीक है। एक मेंटेनेंस फ्री पैरेलल रेजोनेंट सर्किट है जो कि इनलाइन होता है हमारे हाई वोल्टेज AC ट्रांसमिशन पावर लाइन से, सो दैट जो ट्रांसमिशन रहता है हाई फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, उसको प्रिवेंट कर सके, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब कि क्या, 20 किलोहर्ट्ज, ठीक है,
20 किलोवाट से लेके 1000 किलोहर्ट्ज के बीच की जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन रहती है उसको प्रिवेंट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। बेसिकली एसी ये जो रहता है ये माउंट किया जाता है इनलाइन ऑन द पावर हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन लाइन टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी विच इज फ्रॉम द 40 किलोहर्ट्ज टू 1000 किलोहर्ट्ज कैरियर सिग्नल ऑफ द पावर लाइन कम्युनिकेशंस टू अनवांटेड डेस्टिनेशंस, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आता है हमारा ऑप्शन ए, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? पढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। सिंपल सा क्वेश्चन था, अगेन ये सेम आपको पूछा गया था एज अ हमें पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए। तो जो 440 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज का सोर्स है फीड कर रहा है 250 किलोवाट केवीए को एट 0.6 पावर फैक्टर लैगिंग। तो केवीआर ऑफ द कैपेसिटर बैंक निकालना है हमें टू इंप्रूव द पावर फैक्टर टू द 0.85। पहले हमारे पास यूनिटी था, ठीक है। अब हमारे पास में 0.6 से पावर फैक्टर जो है 0.6 टू 0.85 पावर फैक्टर इंप्रूव करना है। अब देखिए सेम फॉर्मूला आपको लगाना होगा गाइस। कौन सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, Q इज इक्वल टू P tan ऑफ phi1 माइनस tan ऑफ phi2। पहला tan ऑफ phi1 क्या होगा हमारे पास में, ठीक है, cos इनवर्स ऑफ 0.6, ये हमारा phi1 का वैल्यू आएगा, ठीक है। और phi2 का जो वैल्यू आएगा cos इनवर्स ऑफ 0.85, ठीक है। ये दोनों का वैल्यू आप निकालोगे, ठीक है। इसमें P में वैल्यू कौन सी सब्स्टिट्यूट करोगे, आप देखिएगा P में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का एक्टिव पावर, ये क्या होता है हमारा P इज इक्वल टू व्हाट, एक्टिव पावर। आई चेंज द कलर, 1 सेकंड, देखिएगा P इज व्हाट, एक्टिव पावर, विच इज व्हाट, अगर हम लोग देखते हैं एक्टिव पावर मतलब क्या होता है, ठीक है, S इंटू कॉस फाई, ठीक है। या फिर हम लोग कहेंगे VA इंटू कॉस फाई, ठीक है, VA इंटू कॉस फाई। तो फर्स्ट हमारे पास जो इससे हम लोग पावर फैक्टर, इससे टोटल पावर निकाल सकते हैं 250 इंटू एक्टिव पावर निकाल सकते हैं 250 इंटू 0.6, ठीक है। यहाँ पे न्यू वाला कंसीडर नहीं करना है, ये बात ध्यान में रखिए, क्योंकि हमें इंप्रूव करना है। तो हमारा जो बेस वाला था ये 0.6 से ही हम लोग को कंसीडर करना होगा। तो यहाँ पे जो हमारा P का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, जो हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना रहेगा, और phi1 और phi2 का वैल्यू निकाल के इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। काफ़ी आसान है गाइस, ठीक है। आई होप यू शुड ट्राई इट, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर मैं हालांकि बता देता हूँ, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आता है, लेकिन ट्राई जरूर कीजिएगा, मैं रिकमेंड जरूर करता हूँ आपको, ठीक है। बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, इन दो स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर रॉन्ग है, पूछा गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है लीड एसिड बैटरीज मस्ट बी स्टोर्ड ऑन अ बंडेड कूल वेंटिलेटेड एरियाज, करेक्ट है। जो लीड एसिड बैटरीज है, ठीक है, कूल वेंटिलेटेड एरिया में स्टोर करना रहेगा, ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड द लीड एसिड बैटरीज मस्ट बी स्टोर्ड अवे फ्रॉम द इग्निशन सोर्सेज, दोनों भी स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ओके, क्लियर हो चुका। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड NEC रिक्वायर्स बेंडिंग radius clearance for the dash to ensure the installing electrician has adequate room to make their power connection, ठीक है। क्या बताया गया, NEC नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड रिक्वायर्स बेंडिंग रेडियस क्लियरेंस फॉर बोथ इनकमिंग एंड आउटगोइंग पावर कनेक्शन, ठीक है। तो जो मिनिमम बेंडिंग रेडियस क्लियरेंस है वो रिक्वायर्ड रहता है हमारे पास में इनकमिंग एंड आउटगोइंग पावर कनेक्शन के लिए, सो दैट जो इलेक्ट्रिशियन को एडेक्वेट रूम मिलती है उसके पावर कनेक्शंस को प्रिपेयर करने के लिए, फिर बनाने के लिए, ठीक है। तो प्रॉपर एक बेंडिंग का एंगल भी होना चाहिए और उसका रेडियस भी रहता है, ठीक है, कि सो दैट एक प्रॉपर, देखिए ऐसा तो नहीं कि हम लोग डायरेक्ट 90 डिग्री में कंडक्टर को रोटेट कर सकते, नहीं, एक प्रॉपर बेंडिंग एंगल रिक्वायर्ड रहता है। तो इस दोनों इनकमिंग एंड आउटगोइंग कनेक्शन के लिए वो रिक्वायर्ड रहता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आता है। सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। क्वेश्चन क्या कर रहा है, शंट कनेक्टेड फिक्स्ड और मैकेनिकली स्विच्ड कैपेसिटर आर अप्लाइड टू डैश, ठीक है। शंट कनेक्टेड फिक्स्ड या फिर मैकेनिकली स्विच कैपेसिटर जो है अप्लाई किया जाता है टू मेंटेन द वोल्टेज लेवल अंडर द हेवी लोड कंडीशन। गाइस ध्यान में रखिएगा, जो हमारे पास में पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट डिवाइसेस है उसमें इंक्लूडेड होता है स्विच्ड कैपेसिटर, ठीक है। एक तो वो फिक्स्ड रहता है या फिर मैकेनिकली स्विच किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द लोड रिक्वायरमेंट, किस तरीके से हमारे पास में पावर फैक्टर कॉम्पेंसेट करना है या फिर हमारे पास जो रिएक्टिव पावर है उसको कॉम्पेंसेट करके हमारे पावर फैक्टर को इंप्रूव करना है, ठीक है। तो ये क्या करता है, वोल्टेज लेवल को मेंटेन करता है, ओके। और कौन से कंडीशंस में, अंडर द हेवी लोड कंडीशंस। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन टावर डिपेंड्स ऑन द डैश। Configuration of transmission line tower depends on the all of these: length of the insulator assembly, minimum clearance maintained between the conductors and between the conductors on the tower, ठीक है। दो कंडक्टर्स के बीच में इसका क्लियरेंस डिस्टेंस कितना होना चाहिए वो भी डिपेंड करता है। मिनिमम क्लियरेंस ऑफ द टावर कंडक्टर एंड अबव द ग्राउंड लेवल, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में टावर, ठीक है।
दिस वन इज आवर ग्राउंड लेवल, बराबर है। तो ये जो होता है ये मिनिमम क्लियरेंस होता है, ठीक है, बॉटम मोस्ट पॉइंट से हमारे लोअर मोस्ट पॉइंट तक ग्राउंड के, ठीक है। इन सारे फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आता है। इसमें एक और फंडामेंटल पॉइंट आता है गाइस, जो है हमारे पास सैग का, ठीक है। सैग काफी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना होगा, ठीक है। सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। क्वेश्चन क्या करें, तो ओवरहेड लाइन इंसुलेटर शुड हैव अ डैश मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड डैश रेशियो ऑफ पंचर स्ट्रेंथ टू द फ्लैश ओवर, ठीक है। तो ओवरहेड लाइन इंसुलेटर की हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए और हाई रेशियो होना चाहिए पंचर स्ट्रेंथ टू द फ्लैश ओवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो इंसुलेटर डिजाइन किया जाता है विद अ पंचर वोल्टेज ऑफ अबाउट 12 टाइम्स एंड अ फ्लैश ओवर वोल्टेज ऑफ 6 टाइम्स ऑफ द वर्किंग वोल्टेज, ठीक है। ये मैं आपको मेंशन कर देता हूं, जो पंचर वोल्टेज होता है, ठीक है, पंचर वोल्टेज होता है वो कितना होना चाहिए, अराउंड 12 टाइम्स, ठीक है। एंड जो हमारे पास में फ्लैश ओवर वोल्टेज होता है, ठीक है, फ्लैश ओवर वोल्टेज इट शुड बी अराउंड 6 टाइम्स, ठीक है, ये ध्यान में रखना होगा। करेक्ट आंसर है हमारे क्वेश्चन का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में गाइस, ये एज आपको होमवर्क करके देने के लिए दे रहा हूं। सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ अ पावर सिस्टम इज शोन इन द फिगर, डायगोनल एलिमेंट जेड बस मैट्रिक्स से क्या हो गया, ये हमें पूछा गया। ये एसी लेवल का क्वेश्चन है गाइस, जरूर इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। मैं आपको इसका करेक्ट आंसर आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द रिकमेंडेड विड्थ ऑफ द राइट ऑफ वे ROW फॉर द ट्रांसमिशन लाइन ऑफ 220 किलो वोल्ट। रिकमेंडेड राइट ऑफ वे की जो विड्थ है कितनी होनी चाहिए 22 kV ट्रांसमिशन लाइन के लिए, तो होनी चाहिए 35 मीटर्स। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है, इट शुड बी द 35 मीटर राइट ऑफ वे, ओके। सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आई इन द सर्किट शोन बिलो, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे जो वोल्टेज लेवल है 8 वोल्ट का बैटरी है, 2 वोल्ट का बैटरी है, 2 एम्पियर का करंट सप्लाई है, 2 ओम्स का रजिस्टर है। तो यहाँ पे जो करंट आई फ्लो हो रहा है इसका वैल्यू क्या होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। काफी छोटे छोटे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इससे आपको प्रैक्टिस जरूर मिलती है गाइस, डेफिनेटली उसको अटेम्प्ट कीजिएगा। अगर नहीं आते तो टेलीग्राम पे आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ प्योरली रिएक्टिव कॉम्पेंसेटर कैनॉट मेंटेन बोथ कांस्टेंट डैश एंड डैश एट द सेम टाइम। प्योरली रिएक्टिव कॉम्पेंसेटर जो है एट अ टाइम वोल्टेज को और यूनिटी पावर फैक्टर को सेम टाइम मेंटेन नहीं कर सकता है, ठीक है। इट कैन नॉट मेंटेन इधर, एक तो वोल्टेज मेंटेन करेगा नहीं तो पावर फैक्टर, ठीक है। इट कैन नॉट मेंटेन वोल्टेज एंड यूनिटी पावर फैक्टर एट द सेम टाइम। जब भी रिएक्टिव कंपनसेशन यूज होता है हमारे सीरीज में, इट इंप्रूव्स द वोल्टेज ऑफ द सिस्टम, एंड जब हमारा रिएक्टिव कंपनसेशन शंट में यूज होता है इट इंप्रूव्स द पावर फैक्टर ऑफ द सिस्टम। देखिए मैंने क्या कहा, जब हमारा रिएक्टिव पावर सीरीज में इंप्रूव होता है तब वो क्या करता है, वोल्टेज हमारा बढ़ाता है, इंप्रूव करता है, ठीक है। जब हमारा शंट में वो कनेक्ट होता है, ठीक है, तब वो क्या करता है, हमारा पावर फैक्टर को इंप्रूव करता है, ठीक है। सो यही हम लोग कह सकते हैं कि जो प्योरली रिएक्टिव कॉम्पेंसेटर है वो हमारा मेंटेन नहीं कर सकते बहुत कांस्टेंट वोल्टेज एंड कांस्टेंट बहुत, देखिए इट कैन नॉट मेंटेन द कांस्टेंट वोल्टेज एंड यूनिटी पावर फैक्टर एट द सेम टाइम। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस, ठीक है। बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, 3 फेज स्टार डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफार्मर हैव अ 220/11,000 लाइन वोल्ट इज प्रोवाइडेड विद अ मर्ज प्राइस सर्कुलेटिंग करंट प्रोटेक्शन। एक 3 फेज का स्टार डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफार्मर है जिसमें 220/11,000 लाइन वोल्ट है, वो प्रोवाइड किया गया है मर्ज प्राइस सर्कुलेटिंग करंट प्रोटेक्शन द्वारा। तो जो प्रोटेक्टिव ट्रांसफार्मर है 220 वोल्ट साइड में उसका करंट रेशियो है 600/5। What should be the CT ratio on a 11,000 voltage side? Assume that the line current on a 220 volt side is a 600 ampere, ठीक है। तो जो लाइन करंट साइड है 220, हायर साइड लोअर साइड जो है, ठीक है, वो है हमारा 600 एम्पियर। तो हमारा हायर साइड में क्या होगा प्रोटेक्टिव, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, व्हाट शुड बी द CT रेशियो ऑन हाई वोल्टेज साइड, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है हमारे पास में CT रेशियो जो है वो हमारे 11,000 साइड पे वो कितना है हमारे पास में 600/5 का है, ठीक है। तो अगर हम लोग कह सकते हैं कि जो प्राइमरी साइड में है जो हमारा करंट फ्लो है 600 एम्पियर, बराबर है। तो एज पर द पावर लेवल जो हमारे सेम रहते हैं दोनों भी ट्रांसफार्मर, तो हम लोग कह सकते हैं कि √3 मल्टीप्लाइड बाय 220 इंटू 600 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 इंटू 11,000 इंटू I2। इसे हम लोग I2 का वैल्यू निकाल सकते हैं, ये √3 कैंसिल होता है यहाँ पे, ठीक है। I2 का जो वैल्यू हमारा निकल के आएगा, इसको सॉल्व करने के लिए अलग मेथड भी है अवेलेबल, 12 आ गया, करेक्ट है। तो करंट जो रहेगा थ्रू द CT ऑन द प्राइमरी साइड, ठीक है, वो कितना रहेगा हमारे पास में 5, ठीक है, वो कितना रहेगा हमारे पास में 5 एम्पियर, ओके। तो जो हमारे पास में पायलट वायर में जो करंट फ्लो का वो रहेगा हमारे पास में 5√3, बराबर है 5√3।
क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या बताया, द ट्रांसफार्मर ऑन द 220 वोल्ट साइड हैव अ करंट रेशियो ऑफ 600/5। इस लो वोल्टेज साइड, प्राइमरी साइड जो हमारे पास में करंट रेशियो 600/5 का है, ठीक है। तो जो करंट रहेगा, ठीक है, सेकेंडरी ऑफ द सिटी ऑन द प्राइमरी साइड, देखिए प्राइमरी साइड में जो सेकेंडरी पे करंट रहेगा हमारा, वहाँ पे हमने प्राइमरी साइड में एक सिटी कनेक्ट करके रखा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो जब 5 एम्पियर का वो करंट रहेगा, तो जो पायलट वायर में करंट रहेगा वो रहेगा हमारा 5√3। सो जो सेकेंडरी साइड में सिटीज है कनेक्टेड किए गए, जो कि स्टार कनेक्टेड है, ठीक है। सो द सेकेंडरी साइड बीइंग अ स्टार कनेक्टेड विद आवर 5/√3 एम्पियर, ठीक है। तो जो सिटी रेशियो रहेगा हमारे पास में 11,000 वोल्ट साइड में, यहाँ पे वो कितना रहेगा गाइस, 12:5√3, ठीक है, 12:5√3 करेक्ट है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल कैलकुलेटिव क्वेश्चन है गाइस। एक 500 kVA का ट्रांसफार्मर है जिसकी एफिशिएंसी है 95% फुल लोड पे, ऑल्सो एट 60% फुल लोड। बोथ द यूनिटी पावर फैक्टर डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर एट 3/4 फुल लोड एंड द यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है। 3/4 फुल लोड और यूपीएफ पे हमारे पास में इसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। एफिशिएंसी हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, ईटा इज इक्वल टू क्या होता है, मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूँ, एस इंटू एस एक्स इंटू एस इंटू कॉस ऑफ फाई डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एस इंटू कॉस फाई प्लस ये क्या होगा हमारे पास में आयरन लॉस प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ पीसीयू, ठीक है। ये पीसीयू मतलब होता है हमारा कॉपर लॉसेस, ठीक है। ये डिपेंड करते हैं हमारे लोड के ऊपर मल्टीप्लाइड बाय 100%, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हम लोग इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते गए। आई चेंज द कलर। यहाँ पे 95% एफिशिएंसी बताई गई है, 95%, तो हम लोग इसको 0.95 डायरेक्टली लिख सकते हैं परसेंटेज को क्लियर करके, ठीक है। इफ़ यू डोंट राइट डाउन एज अ परसेंटेज, ठीक है। 0.95 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 500 डिवाइडेड बाय 500 प्लस पी आई प्लस पी सी यू, ठीक है। ये एक हमारा स्टेटमेंट से एक इक्वेशन बन जाता है हमारा पी आई प्लस पी सी यू, ठीक है, विच इज इक्वल टू 26.32, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारा यहाँ पे निकल के आता है। और नेक्स्ट यहाँ पे इफिशियंसी बताई गई है अराउंड 60%, राइट, 60% ऑफ द फुल लोड पे, ठीक है। तो 60% ऑफ फुल लोड पे हम लोग इसको कंसिडर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, x से 0.6 से, cos 1 है हमारे पास में। तो सेकंड हमारे पास में ये x के क्या जगह हम लोग क्या करेंगे, 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमें 0.6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए गाइस, 500 इंटू 0.6 विल बी व्हाट, 300। तो नेक्स्ट कंडीशन में हमारे पास में क्या रहेगा, ठीक है, 0.95 विच इज इक्वल टू 300 डिवाइड बाय 300 प्लस पी आई प्लस यहाँ पे पी सी यू का जो वैल्यू है गाइस, ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो 0.6 का स्क्वायर, 0.6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.36, राइट। 0.36 पी सी यू होगा, 0.36 पी सी यू। इससे हमारा एक इक्वेशन निकल के आता है पी आई प्लस 0.36 पी सी यू इज इक्वल टू 15.8। ये हमारा दोनों इक्वेशन आते हैं। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो हमारा पी सी यू का वैल्यू निकल के, तो मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, 16.44 वाट, किलोवाट, राइट, 16.44 किलोवाट। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, ओके। और जो पी आई का वैल्यू है वो आएगा हमारे पास में 9.86 किलोवाट, 9.86 किलोवाट, ठीक है, आयरन लॉस एट अ फुल लोड, ठीक है। इस केस में हमारा 3/4 फुल लोड पे जो एफिशिएंसी कैलकुलेट करना रहेगा, ठीक है, 3/4 फुल लोड कितना हो जाएगा, 75%, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा इस, ठीक है। या फिर हम लोग 0.75 लिख सकते हैं, राइट। तो हम लोग यहाँ पे जो एफिशिएंसी रहेगा ईटा विल बी इक्वल टू व्हाट, 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 500 इंटू पावर फैक्टर है हमारा 1, cos 5 इज 1, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास s x का जो वैल्यू है 0.75, मतलब फ्रैक्शन ऑफ लोड हम लोग कंसिडर करें इंटू 500 इंटू 1 प्लस 9.86 प्लस 0.75 का स्क्वायर इंटू हमारे पास में इसका जो वैल्यू है 16.44, ठीक है। इसका वैल्यू निकल के आता है अराउंड, ठीक है,
95.15%. ओके, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस. थोड़ा सा कैलकुलेटिव था. एग्जामिनेशन में अगर इसके वैल्यूज ईजी है, इसमें 2-3 मल्टीपल कंडीशन दे के रखी थी, इसलिए जो आप इसी के अकॉर्डिंगली आपको कंसिडर करना रहेगा. लेकिन अगर आपको एग्जामिनेशन में सिंगल कंडीशन आती है तो डेफिनेटली फॉर्मूले से आप सॉल्व कर सकते हो. कुछ क्वेश्चन जो रहते हैं वो आपको एलिमिनेट करने रहते हैं एग्जामिनेशन में, सो दैट आप इसको स्विफ्टली एग्जामिनेशन को सॉल्व कर सको. ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना रहेगा. ठीक है, सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस. क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, मोस्ट एयरक्राफ्ट स्टोरेज बैटरीज आर रेटेड अकॉर्डिंग टू द डैश. ठीक है, तो जो एयरक्राफ्ट की स्टोरेज बैटरी रहती है उसके वोल्टेज और एएच कैपेसिटी से रेटेड रहती है गाइस. हम लोग जो बैटरीज रहती है वो एएच की कैपेसिटी से हम लोग डिफाइन करते हैं, लेकिन एयरक्राफ्ट में वोल्टेज भी कंसिडरेशन फैक्टर रहता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सीरीज कॉम्पेंसेशन इज टू डैश. ठीक है, तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है सीरीज कॉम्पेंसेशन का वो क्या है, टू रिड्यूस द वोल्टेज ड्रॉप ओवर द लॉन्ग डिस्टेंसेस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. होता क्या है कि फेरेंट इफेक्ट के द्वारा हमारे पास जो रिसीविंग एंड वोल्टेज है हमारा ज्यादा हो जाता है सेंडिंग एंड वोल्टेज से. ठीक है, ये भी हमारे कंडीशन रहती है. ठीक है, तो अगर हम लोग सीरीज कैपेसिटर्स को ऐड करते हैं, ठीक है, लाइन में, तो हम लोग कॉम्पेंसेट कर सकते हैं फिजिकल इंडक्टेंस का. ठीक है, जो कि इनहेरेंट रहते हैं हमारे ट्रांसमिशन लाइन में. तो जो वोल्टेज ड्रॉप रहता है अक्रॉस द लाइन वो हमारा रिड्यूस हो जाता है विथ मोर कॉम्पेंसेशन, जहाँ पे हमारा जो पावर है वो हमारे रिसीविंग एंड लोड पे हमारा काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन होता है. ओके, तो अब ध्यान में रखना होगा, द मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा सीरीज कॉम्पेंसेशन का, इज टू रिड्यूस द वोल्टेज ड्रॉप ओवर द लॉन्ग डिस्टेंसेस. बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस. देखिएगा क्या कह रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनिक क्वेश्चन लगा. विंड टर्बाइन विद अ 1 मीटर लॉन्ग ब्लेड रिवॉल्व्स एट 750 आरपीएम. ठीक है, 1 मीटर की लॉन्ग ब्लेड है उसकी, वो रिवॉल्व करता है विंड टर्बाइन. ठीक है, 750 रिवॉल्यूशन पर मिनट पे. ठीक है, तो कितने फार जो है वो टिप जो है ब्लेड की ट्रैवल करेगी इन 1 आवर. ठीक है, ओके, तो सिंपल है, जो डिस्टेंस रहेगा फ्रॉम द टिप ऑफ द ब्लेड ट्रैवल्स टू द कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन. इसको कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन लेने के लिए, ये 1 रिवॉल्यूशन क्या होता है, ये होता है सरकमफरेंस. ठीक है, ये होता है हमारा सरकमफरेंस, बराबर है. तो सरकमफरेंस विद रेडियस आर किस तरीके से लिखते हैं, हमारा 2 पाई आर, बराबर है. सरकमफरेंस सर्कल का हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, 2 पाई आर, बराबर है. तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा 1 मीटर ब्लेड में. ठीक है, तो अब अगर हम वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें 2 पाई इंटू 1, ठीक है, तो वो होगा हमारे पास में 6.28 मीटर. ये हमारा वैल्यू है 6.28 मीटर. तो जो आंसर रहेगा हमारा, ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो बताया 750 आरपीएम, इसी का मतलब क्या है 750 रिवॉल्यूशन पर मिनट ये कर रहा है. ठीक है, 450 रिवॉल्यूशन पर मिनट हो रहा है, ये कंडीशन आपको यहाँ पे बताई गई है. तो अगर हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे 450 रिवॉल्यूशन पर मिनट में मल्टीप्लाइड बाय कितने 60 मिनट पर आवर, मिनट पर आवर. ओके, जो कि कितने रिवॉल्यूशन पर आवर आएंगे, 27,000 रोटेशन पर आवर. ठीक है, ये आपको यहां तक क्लियर हुआ. 27,000 रिवॉल्यूशन पर आवर वो करेगा, बराबर है. एक 1 आवर में वो 27,000 रिवॉल्यूशन पर करेगा. अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए गाइस, आई चेंज द कलर, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था. 27,000 रोटेशन करता है इनटू, अगर हम लोग करेंगे 6.28 मीटर पर रोटेशन, ये 6.28 मीटर पर रोटेशन कर रहे हैं, तो इसका वैल्यू जो हमारा निकल के आता है गाइस 1,69,000, ठीक है, 560 मीटर्स. ओके, इसी को अगर हम लोग 1000 से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 169.65 किलोमीटर. इसकी जो टिप ऑफ द ब्लेड है ये रोटेट करेंगे. ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस. वेरी वेरी यूनिक क्वेश्चन, जरूर मार्क करके रखिएगा इसको. ठीक है, बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. और अगर आपको यहाँ तक कोर्स पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. मैं काफ़ी एंटिसिपेट करता हूँ आपके एक लाइक के लिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास में, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड सो दैट, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड सो दैट डैमेज सब्सिक्वेंट ऑफ फॉल्ट इज मिटिगेटेड. वो मिटिगेट मतलब वो कम कर सकते हैं, ठीक है, वो एलिमिनेट कर सकते हैं. ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था. पावर सिस्टम प्रोटेक्शन किस लिए यूज होता है उसी का स्टेटमेंट उन्होंने पूछा था. नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास में, फोटोवोल्टिक पैनल हैज अ 5 मॉड्यूल कनेक्टेड इन अ सीरीज, ईच मॉड्यूल हैविंग अ ओपन सर्किट वोल्टेज VOC of 12 volt and short circuit current of 2 ampere. What should be the voltage axis and the current axis intercept of the IV characteristics of the photovoltaic panel. ठीक है, IV एक्सिस पे, ठीक है, करंट एक्सिस पे और वोल्टेज एक्सिस पे कहा वो इंटरसेक्ट करेगा, ये हमें पूछा गया. सिंपल है गाइस. ठीक है, 5 मॉड्यूल है, ठीक है, हर एक का वोल्टेज है 12 वोल्ट का, 12 इंटू 5, यहाँ पे वोल्टेज आएगा हमारे पास 60 का, और यहाँ पे जो है ISC का वैल्यू कितना है हमारे पास 2 एम्पियर. सिंपल, इसी पे वो इंटरसेक्ट करेगा. ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहता है. ठीक है,
बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डैश इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर पेरिफेरल्स एंड अप्रिशिएट इनपुट आउटपुट सिस्टम दैट एनेबल्स द ऑपरेटर्स टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द स्टेट ऑफ द पावर सिस्टम। ठीक है, तो जो मास्टर स्टेशन है ये कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर पेरिफेरल एंड अप्रोप्रिएट इनपुट आउटपुट सिस्टम है जो एनेबल करता है ऑपरेटर को मॉनिटर और कंट्रोल करने के लिए पावर सिस्टम के लिए। ठीक है, स्काडा सिस्टम का एक क्वेश्चन आता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। Next question is, battery charging room should be well ventilated because of the charging process produces highly explosive gases। ठीक है, एक्सप्लोसिव गैसेज, नॉट हाईली हम लोग कैंसर करेंगे, लेकिन वो एक्सप्लोसिव गैसेज, ठीक है, ज्वलनशील गैसेज जो है वो प्रोड्यूस करता है बैटरी चार्जिंग स्टेशन, इसलिए वो प्रॉपरली वेंटिलेटेड होने चाहिए। ओके, इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लोसिव लिमिट जो रहती है वो अराउंड 4.1 to 72% हाइड्रोजन रहती है एयर में। ठीक है, तो देखिए जब भी हमारा लीड एसिड बैटरी वो रिचार्ज होती है तो वो जनरेट करते हैं हाइड्रोजन गैस, ठीक है, जो कि एक्सप्लोसिव है इन सर्टन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि वो प्रॉपर वेल वेंटिलेशन में होना चाहिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग रिले इज प्रोवाइडेड एज द प्राइमरी प्रोटेक्शन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो इसमें से ट्रांसमिशन लाइन के प्राइमरी प्रोटेक्शन के लिए कौन सा रिले हम लोग यूज करते हैं गाइस, डिस्टेंस रिले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। Next question is, an energy meter having a meter constant of 1200 revolution per kilowatt makes a 10 revolution in 20 seconds for a constant load. The load is dash। कितना लोड है यहाँ पे हमारे पास रिवर्स क्वेश्चन पूछा गया था। देखिएगा 1200 रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर का एक मीटर कांस्टेंट है उस मीटर का, एनर्जी मीटर का, जो कि कितने रिवॉल्यूशन कर रहा है, 10 रिवॉल्यूशन 10 सेकंड में। हर 10 सेकंड में वो 20 सेकंड में वो 10 रिवॉल्यूशन कर रहा है एक कांस्टेंट लोड के लिए। तो हमें पावर निकालना होगा, तो हम लोग पावर किस तरीके से निकालेंगे, इस पावर विल बी कितने रिवॉल्यूशन कर रहा है, 10 रिवॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 3600 डिवाइडेड बाय कांस्टेंट क्या हमारे पास में 1200 रिवॉल्यूशन है। ठीक है, मल्टीप्लाइड में हम लोग 20 करेंगे। इस फॉर्मूला से हमारे पास इसका वैल्यू कितना निकल गया, 1.5 किलोवाट। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ठीक है, मीटर कांस्टेंट का एक फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी कोर्स के अंदर पढ़ा के रखा है गाइस, अगर आपको चाहते हो तो नेक्स्ट सेशन पे भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डैश इज द टेक्नोलॉजी यूज टू डिस्ट्रीब्यूट सर्विस रिक्वेस्ट टू द रिसोर्सेज। ठीक है, तो जो लोड बैलेंसिंग ये एक टेक्नोलॉजी यूज की जाती है टू डिस्ट्रीब्यूट द सर्विस रिक्वेस्ट टू द रिसोर्सेज। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहता है। सिंपल है, बेसिक स्टेटमेंट एंड आंसर बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द करंट ट्रांसफार्मर सीटीज, ठीक है, आर यूज टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ एसी एमीटर्स ओनली। ठीक है, एसी एमीटर, अब देखिए एमीटर्स का एक सर्टन लिमिट होता है मेजर करने के लिए, स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, स्टैंडर्ड एमीटर्स की। लेकिन हम लोग इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जिसमें आते हैं सीटी और पीटी, करंट ट्रांसफार्मर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करके एमीटर और वोल्ट मीटर की रेंज एक्सटेंड कर सकते हैं। उसमें भी इन्होंने पूछा कि जो सीटीज है वो यूज कर सकते हैं हम लोग टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ एसी एमीटर्स ओनली। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। Next question is, what is the effect of increase in a solar irradiance level on a solar PV cell open circuit voltage and short circuit current। ठीक है, तो देखिए जनरली जो सोलर पैनल है हमारा VOC और ISC इन दोनों पैरामीटर्स में डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो जो दो बेसिक पैरामीटर्स हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हमारा सोलर इरेडियंस मतलब सोलर की रेडिएशन अगर हमारी बढ़ती है तो उसके कारण ओपन सर्किट वोल्टेज पे और शॉर्ट सर्किट करंट पे क्या इफेक्ट होगा, तो जो दोनों भी ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट जो है हमारे बढ़ जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, इन कंपेरिजन टू द एयर इंसुलेटेड गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन आर मोर एडवांटेजेस ड्यू टू, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए था। In comparison to the air insulated substation, gas insulated substations are more advantageous due to its compactness, compact होते हैं, reliability अच्छी होती है और लो कोरोना और लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, इंटरफेरेंस होता है वहाँ पे, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है हमारा ऑप्शन सी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in a single phase M level diode clamped multi level inverter the number of DC link capacitor needed is what। ठीक है, कितने नंबर ऑफ DC link capacitor की रिक्वायरमेंट रहती है वो रहती है M-1। ठीक है, सिंगल फेज इन्वर्टर में M-1 DC लिंक रहती है। ठीक है, स्विचिंग डिवाइसेस कितने रहते हैं, 2 M-1 रहते हैं और M-1 M-2 ये क्लैंपिंग डायोड्स रहते हैं। ठीक है, ये तीनों पे कंडीशंस पता होनी चाहिए। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर था।
सो आप गाइस ये कंप्लीट आपको 60 क्वेश्चन जो थे प्रीवियसली पूछे गए थे जीएससीसीएल के पेपर में आपको क्लियरली पता लग गए होंगे आपके गेट को के एग्जामिनेशन के लिए। आशा करता हूँ गाइस आपको सेशन काफी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर आपको टीयर 2 का एग्जामिनेशन में आपको अच्छी तरीके से स्कोर करना है तो डेफिनेटली हम हमारे इस कोर्स को आप एनरोल कर सकते हो। हमने इसके फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट डाल दिए और भी कंटेंट इसके अंदर अपलोड हो रहा है एज पर योर गेट को टीयर 2 एग्जामिनेशन पैटर्न। जरूरी है आपको ज्वाइन करके अच्छी तरीके से इसको पढ़ाई करना और व्हाट्सएप ग्रुप से आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हो जहाँ पे मैं आपको स्टूडेंट्स को पर्सनल मेंटरशिप और आपको इंपॉर्टेंट टिप्स एंड टेक्निक्स क्वेश्चंस पीडीएफ्स प्रोवाइड करते रहता हूँ हमारे डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो इस कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा, उसके बाद आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, कूपन कोड है JE70, 5000 रुपीज़ का कोर्स है अभी हमने और भी कुछ दिन के लिए एक्सटेंड करके रखा है, तो जरूर इसका फायदा उठाइए। JE10 कूपन कोड इस्तेमाल करके हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसको आप एनरोल कर सकते हो। सेशन के साथ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आपको कोई क्वेरी आती है तो हमें कम्युनिकेट कर सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर। हमारे चैनल टेलीग्राम को कैपेटिट्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज को फॉलो कर सकते हो। हमारे चैनल कैपेटिट्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। रिसेंट सेशन देखने के लिए यहाँ पे उसको क्लिक करके वॉच कर सकते हो। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड हैव अ नाइस डे।